अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में हम जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो आपने सिंपली जो स्टोरी लाइन है उसको फोकस नहीं करना है, जो इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसको आपने जहन में रखना है। लेट्स स्टार्ट। द राइटर कॉल्स हिज मीटिंग विद द पुअर फैमिली वेरी प्लेजेंट। व्हाई? हम 3 चैप्टर पहले द किलर्स, रेपाक्सनीज डॉटर और द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्कस किए हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 में, और सप्ली सीरीज का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि जॉन स्टीनबेक जो ब्रेकफास्ट शॉर्ट स्टोरी है उसका जो ऑथर है कि राइटर कॉल्स हिज मीटिंग विद अ पुअर फैमिली वेरी प्लेजेंट, बड़ी ही खुशगवार मीटिंग उसको कंसीडर करता है, वो समझता है। ऐसा क्यों है? स्टोरी लाइन कुछ ऐसे है कि जॉन स्टीनबेक इन द अर्ली मॉर्निंग इन विंटर सेशन, इन विंटर सीजन, ही गोज फॉर ए वॉक। वो वॉक के लिए काफी दूर निकल जाता है और उसकी मुलाकात होती है। ही मीट्स अ कॉटन पिकर फैमिली, कपास चुनने वाले जो हैं कुछ कॉटेजर्स फैमिली है, झोंपड़ी में रह रहे हैं। दे आर वेरी पुअर फैमिली। वो उनके पास जाता है एंड दे ऑफर हिम ब्रेकफास्ट इन गुड मैनर, बड़े अच्छे तरीके से वो उसे अपने साथ बिठा के नाश्ता करवाते हैं। दे आर वेरी कर्टियस, वेरी जनरस, बड़े फराख दिल हैं। दे आर नॉट सेल्फिश एट ऑल, वो खुद गर्ज नहीं है। इवन दे ऑफर द राइटर टू वर्क विद देम, वो उसे भी ऑफर करते हैं कि वो भी उनके साथ काम कर सकता है। दो दे बिलोंग टू पुअर फैमिली बट दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी कर्टियस, वो बड़े खुश अखलाक हैं। दे आर ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड लोग हैं। अब आते हैं कि उससे ये मीटिंग क्यों खुशगवार लगी, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं, टेक पिटी और ब्रेकफास्ट, इनका जो बैकग्राउंड है, जिस बैकड्रॉप पे ये लिखी गई हैं, वो 1929 में अमेरिका जवाल का शिकार था। अमेरिका में, मैं लिख देता हूं यहां पे, ग्रेट डिप्रेशन था। अमेरिका में कौन सा पीरियड था? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन। जब भी इन 2 स्टोरीज में से क्वेश्चन आए तो इसका आपने जिक्र जरूर करना है, क्योंकि इसी की अक्कासी की गई है इन 2 स्टोरीज में। तो ग्रेट डिप्रेशन का जो पीरियड था 1929 में अमेरिका में आया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1919 में, 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, 14 में शुरू हुई, 18 में वाइंड अप हुई। मार्केट्स जो है वो फ्लैप हो चुकी थी, बैंक्स बंद हो चुके थे, इंडस्ट्रीज क्लोज हो चुकी थी 1929 में। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उरूज पे थी इन यूएसए। उस दौर में जो है ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि कुछ लोग जो है वो ऐसे भी थे, राइटर कहना चाहता है कि हु वर टू पुअर एंड सिंपल बट दे वर जनरस, दे वर नॉट सेल्फिश। देखिए ऐसी कंडीशन में कि मार्केट्स बंद हैं, बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, बैंक्स क्लोज हैं, जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। ऑल द वर्ल्ड वाज डिस्ट्रैक्टेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। और अभी जो है 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई थी, उसका इम्पैक्ट, उसका आफ्टर मैथ जो है, उसके इफेक्ट्स जो है अभी बाकी थे कि ग्रेट डिप्रेशन ने आ लिया। ये एक जो कहत का दौर था, एक जवाल, एक डाउनफॉल था अमेरिकन हिस्ट्री में। तो इस दौर में भी राइटर जो है जॉन स्टीनबेक, उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी फैमिली के साथ, वो आर वेरी पुअर, वेरी सिंपल। सिंपलिसिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच दे आर सिंपल, कि व्हाई द राइटर इज इम्प्रेस्ड बाय द सिंपलिसिटी। वो बड़े ही सादा थे, उन्होंने उसको अपने साथ काम करने की भी ऑफर की है, और बड़े फराख दिली के साथ, विद अ जनरस हार्ट, बड़े खुश दिली के साथ, बड़ी जनरासिटी के साथ, बड़े कर्टियस थे वो। दे बिहेव द राइटर इन वेल मैनर,
बड़े अच्छे एटिकेट्स के साथ उन्होंने उसके साथ मुलाकात की, उसे ब्रेकफास्ट पेश किया। तो इस स्टोरी का बैकड्रॉप कौन सा है? 1929 व्हेन अमेरिका वाज फेसिंग ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका जो है वो किसका शिकार था? अंडर द क्लाउड्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इस स्टोरी में से सिर्फ यही एक मेन पॉइंट है, तो अपने ये वाला पॉइंट जो है वो जरा जहन में रखना है अगर ब्रेकफास्ट में से क्वेश्चन आए तो। बाकी इंतहाई ये इजी सी स्टोरी है, मैंने डिस्क्राइब भी कर दिए ब्रीफली। नेक्स्ट देखते हैं कि राइट अ नोट ऑन ईवा's कैरेक्टर इन टेक पिटी। टेक पिटी के जो 2-4 क्वेश्चन हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेक पिटी। इसमें से 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा, इस साल भी आएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेल कॉलिश जो है, जो ईवा का हस्बैंड है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? पोलैंड से। और पोलैंड पे 1939 में जो है हिटलर ने अपना अटैक किया। हिटलर ने पोलैंड को एक तरफ से ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से पोलैंड पे रशिया ने अटैक कर दिया। तो उन्होंने पोलैंड को जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वहाँ के जो लोग थे, यानी रेफ्यूजीज, पनाह गुज़ीन लोग, वहां से भागे, किसी ने कहीं पनाह ली, किसी ने कहीं पनाह ली। इन पनाह गुज़ीन में से, इन रेफ्यूजीज में से, इन इफेक्टीज में से एक फैमिली जो है वो एक्सेल कॉलिश की फैमिली थी, और इन्होंने आके यूएसए में पनाह लिए। अब देखें ये कौन सा पीरियड है, इसमें भी आप 1929 को याद रखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है शुरू होने वाली है, और ये उसके बैकड्रॉप में है। बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ग्रेट डिप्रेशन भी अमेरिका में चल रहा है। इन्होंने आके पनाह लिए कहाँ पे? यूएसए में। और एक्सेल कॉलिश जो है, ही वाज ए सिक पर्सन, और वो एक ग्रोसरी स्टोर जो है वो चला रहा था। बहुत सारे लोगों से उसने लोन लिया हुआ था, कर्ज लिया हुआ था, पैसे उधार लिए हुए थे, तो कर्ज में दबा हुआ था। अब किस्मत कहें, इट वाज द एक्ट ऑफ फेट, इट वाज द एक्ट ऑफ गॉड, इट वाज द एक्ट ऑफ मैन, आप जैसे इसको समझें कि वो गुर्बत का मारा, हालात का मारा। एक तो उसके रिलेटिव सारे जो है वो खत्म हो गए थे, दे हैव बीन किल्ड, वो मार दिए गए थे। तो इन हालात में उसने यूएसए में आके पनाह ली है। यूएसए में कौन सा पीरियड चल रहा था? ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, उसके इंपैक्ट अभी बाकी थे, सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू होने वाले थी। इस कंडीशन में जो है, ये दोनों स्टोरीज में आपने ये याद रखना है कि कौन से पीरियड में, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुई, 1918 में खत्म हुई। और जंग के असरात बहुत जल्द खत्म नहीं होते हैं, कौम को दोबारा से डेवलप करते हुए, दोबारा से इवाल्व होते हुए जो है बड़ा टाइम लगता है। और फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार जो है शुरू हो गई, और इस पीरियड में ये चैप्टर जो है ना उसको इंडिकेट कर रहा है। तो एक्सेल कॉलिश की फैमिली जो है, उसकी डेथ हो जाती है एक्सेल कॉलिश की, और उसकी जो कुछ पैसे होते हैं बीमा पॉलिसी के, वो डबल होके मिल जाते हैं किसको? उसकी बीवी ईवा को मिल जाते हैं। ईवा स्पेंड्स दोज मनी, दोज रुपीज, दैट मनी टू रेनोवेट द स्टोर। उस स्टोर को, जो ग्रोसरी स्टोर है, उसको वो रेनोवेट करना चाहती है, उसको डेवलप करके वो चलाना चाह रही है। बट दैट वाज इन अ क्लोज्ड लेन, क्लोज स्ट्रीट, वो एक बंद गली में था जहां पे इतनी आबादी नहीं थी। और व्हेन अदर शॉप्स वर क्लोज्ड, अदर स्टोर्स वर क्लोज्ड, द पीपल यूज्ड टू कम ओवर देयर। जब दूसरे स्टोर और दुकानें और बाजार बंद हो जाता था, तो इस मजबूरी की हालत में लोग जो है उस स्टोर से शॉपिंग करते थे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ एक्सेल कॉलिश की डेथ के बाद ईवा के साथ क्या हुआ? उसकी 2 बेटियां हैं, फैगा और सुरेल। बड़ी मुश्किल कंडीशन में वो है। एक तो वो खातून है, दूसरा जिस कंडीशन में वो है, पूरे कंट्री को उस कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। और फिर जिस जगह पे उसका स्टोर है वो कोई चल नहीं रहा। फिर जो जितने पैसे मिले वो उसने उस स्टोर में लगा दिए। अब पैसे लेने वाले भी उससे आ रहे हैं कि आपने हमारे जो है पैसे वापस करने हैं। तो शी इज मच डिप्रेस्ड। एक तो उसके रिलेटिव्स वगैरह कुछ भी नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाला कुछ भी नहीं है अपनों में से। अब वो बड़ी ही अपसेट है। तो मीनवाइल उसका एक फ्रेंड है, एक्सेल कॉलिश का एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? रोजन। रोजन कम्स टू हेल्प आउट ईवा की हेल्प करने आता है रोजन, और ही ऑफर्स मैनी सजेशंस, मैनी ऑफर्स फॉर ईवा।
बट शी डजंट एक्सेप्ट एनी ऑफर, वो किसी भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती, एंड शी रिजेक्ट्स ईच एंड एवरी ऑफर ऑफ रोजन एट ऑल, बिल्कुल जो है उसको वो रिजेक्ट कर देती है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब स्टोरी आपके जहन में पहले से है कि व्हाई डज ईवा राइट अ नोट ऑन ईवा's कैरेक्टर इन टेक पिटी। टेक पिटी में ईवा का जो कैरेक्टर क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डज ईवा टर्न डाउन एवरी ऑफर ऑफ हेल्प ऑफ रोजन टेक पिटी। रोजन की हर ऑफर को उसने क्यों रिजेक्ट किया, ये भी उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन है। ईवा स्टैंड्स आउट एज ए पर्सन हु कैन एंड्योर हार्डशिप्स फॉर द सेक ऑफ फीमेल ग्लोरी। कि फीमेल ग्लोरी के लिए ईवा का क्या किरदार है, हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखेंगे रोजन्स इज रोजन इन टेक पिटी। टेक पिटी में जो रोजन है सीक्रेट इन लव विद ईवा, बट ईवा डज नॉट हैव द करेज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, बट ही डज नॉट हैव द करेज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग। अब इस सारे क्वेश्चन हम क्रिटिकली लेते हैं, इनको एक ही क्वेश्चन में हम कवर करते हैं। इसमें ईवा का कैरेक्टर एक तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है, एक पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरा जो है ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखें ईवा की क्या क्वालिटीज हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईवा। अब शी इज मच डिप्रेस्ड एंड अपसेट इन द प्रीवियस एंड अपकमिंग कंडीशन ऑफ द स्टेट। 1929 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, वो वहां पे रहने वाली भी नहीं है, शी इज अ वुमेन और है भी वहां पे रिफ्यूजी। हर स्टोर इज नॉट रनिंग वेल, उसका स्टोर भी अच्छी तरह नहीं चल रहा। अब इस कंडीशन में क्या है कि शी इज अ सेल्फ मेड वुमेन, शी इज सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मेड, वो किसी का सहारा जो है वो नहीं लेना चाहती है, वो अपने पांव पे जो है शी वांट्स टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट्स, अपने पांव पे खड़ा होना चाह रही है। वो एक शेर है ना कि ये बैसाखियां तुझे और भी कमजोर कर देगी, सहारे आदमी से इस्तेकामत छीन लेते हैं। उसका कोई सहारा नहीं रहा था, सबसे बड़ा सहारा उसका हस्बैंड था, उसकी डेथ हो गई, बाकी उसके जो रिलेटिव्स थे वो भी हिटलर ने उड़ा दिए थे। अब क्या हुआ, अब वो किसी का सहारा लेना ही नहीं चाहती थी, वो एक सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना चाहती थी। एंड शी वॉज हार्ड वर्कर, वो हार्ड वर्कर थी। उसको जो ऑफर्स करता है, अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो ये 3-4 चीजें जो है ये आप उसमें ऐड करेंगे, तब ही क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनेगा। कि क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके दरमियान ये स्टोरी चलती है। एक ईवा है, ईवा का कैरेक्टर रोजन के बगैर इनकम्प्लीट है, रोजन का कैरेक्टर ईवा के बगैर इनकम्प्लीट है। तो ईवा का जो कैरेक्टर है, ईवा इज अ सेल्फ मेड वुमेन, she is not she doesn't want to depend on someone else, she is a hard worker, वो किसी पे डिपेंड करना नहीं चाहती है। she is a women of determination, वो बड़े ही डिटर्मिनेशन वाली है, वो सेल्फ डिटर्मिन्ड विमेन है, वो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, उसकी एक विल है। तो रोजन उसे कुछ ऑफर्स करता है, रोजन उसे कहता है कि यू शुड लीव दिस प्लेस एंड सेटल समवेयर एल्स, इस जगह को छोड़ दे, किसी और जगह पे आप आबाद हो जाए। शी रिजेक्ट्स दिस ऑफर, देन ही ऑफर्स हर, फिर वो उसको ऑफर करता है कि यू शुड रेनोवेट योर स्टोर इन अ गुड कंडीशन, कि अपने स्टोर को अच्छी तरह जो आप रेनोवेट करें और फिर मे बी इट मे रन वेल, हो सकता है ये अच्छी तरह फिर चल सके। शी रिजेक्ट्स दिस ऑफर एज वेल, इस ऑफर को भी रिजेक्ट करती है। फिर क्या होता है कि ही सेंड सम मनी टू हर एड्रेस, उसके एड्रेस पे कुछ पैसे भेजता है फ्रॉम अननोन एड्रेस, अननोन एड्रेस है कि कौन है भेजने वाला पता नहीं, बट शी डाउट्स हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प हर, लेकिन उसे शक होता है कि कौन उसकी हेल्प कर सकता है। एंड शी डाउट्स दैट इट वुड बी रोजन हु इज गोइंग टू हेल्प हर, कि ये रोजन हो सकता है। जब उसे इस बात का इल्म होता है कि ये रोजन है, शी रिजेक्ट्स हिज ऑफर, वो पैसे रिजेक्ट कर देती है। फिर इनडायरेक्टली जो है रोजन प्रपोजेस हर फॉर मैरिज, कि वो उससे शादी कर ले, बट शी रिजेक्ट्स हर बिकॉज रोजन वाज विद वन किडनी, एक किडनी के साथ था, वो भी बीमार था
और उसका अपना हस्बैंड भी बीमार था, तो बीमारी से वो तंग आ चुकी थी। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि जो दुख है, गम है, ग्रीफ मेक्स अ मैन ब्रेव, दुख और गम इंसान को जो है वो बहादुर बना देते हैं। आपने फर्स्ट ये जो मैंने लाइन कही है नोट कर लेना कि समटाइम्स ग्रीफ सारो मेक्स अ मैन ब्रेव, दुख इंसान को बाज़-औक़ात बहादुर बना जाता है। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो देखें, किलर्स शॉर्ट स्टोरी में जो एक कैरेक्टर है ऑल अंडरस्टैंड, जो बॉक्सर है, जब उसके पास निक एडम जाता है कि टू हायर किलर्स आर चेजिंग यू, तो वो बड़ा बहादुर हो जाता है, क्योंकि वो इतनी मुश्किलात देख चुका था जिंदगी में, बार बार जो है वो बचते बचते, तो परेशानियों की वजह से ही हैज बिकम ब्रेव। तो दुख इंसान को बाज़-औक़ात जो है वो बहादुर बना देता है। या फिर नेसेसिटी मेक्स वन ब्रेव, जरूरत इंसान को बहादुर बना देती है, नेसेसिटी मेक्स वन ब्रेव। तो इसकी भी यहाँ पे यही कंडीशन है। एक सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ मेड वेमेन है, उसने उसके सारे एफर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखें यही वाला क्वेश्चन है कि फॉर फीमेल ग्लोरी, कि इस पीरियड में जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितना ही उसका शानदार और मार्वलस और आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है ईवा का। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि उस हालत में भी कि इतने बुरे हालात में थी, फिर ऊपर से स्टेट और कंट्री की भी यही हालत थी, मार्केट्स वगैरह बिजनेस वगैरह फ्लॉप हो चुके थे, तो फिर भी जो है शी इज सेल्फ डिपेंडेंट, शी इज सेल्फ मेड, फिर भी उसने हाथ किसी के आगे नहीं फैलाया। तो बाकी जो फीमेल ग्लोरी के लिए उसने बड़ा रोल प्ले किया। हम कह सकते हैं कि शी इज द आइकन ऑफ फीमेल ग्लोरी, शी स्टैंड्स एज ए मॉडल फॉर फीमेल ग्लोरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर टेक पिटी। इसके टाइटल को जरा ज़हन में रखना है कि टाइटल जो है इसका टेक पिटी है। आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज रोजन इन टेक पिटी सीक्रेट इन लव विद ईवा, या लव ईवा विद नहीं लगता, इस प्रपोजिशन के लव के साथ प्रपोजिशन यूज नहीं होती है। तो बार का क्वेश्चन ये बड़ा मेन क्वेश्चन है, ये स्ट्रीमलाइन का क्वेश्चन है कि क्या ईवा के साथ रोजन जो है मोहब्बत करता है या उसके साथ जो है उसकी सिंपैथी है, यानी कि वो हमदर्दी है, उसकी पिटी है या लव है। अब देखें हर एक के साथ इंसान जो है वो मोहब्बत नहीं कर सकता है। मोहब्बत का तकाजा क्या है कि यू शुड नो द पर्सन, आप उस शख्स को अच्छी तरह जानते हैं, फिर जो है ये जो जज्बात का दरिया है इसमें बंदा डूबता है। तो अब देखें ये क्वेश्चन है कि उसकी सिंपैथी है या आंसर जो है वो रीडर्स पे है, लेकिन सिंपैथी जो है वो इस लेवल तक नहीं हो सकती है। इन माय ओपिनियन ही लव्स सीक्रेट ईवा से वो मोहब्बत करता है और इसलिए वो शो नहीं करता कि हो सकता है वो उसको जो ऑफर्स दे रहा है कि शी मे कंसिडर इट दैट रोजन इज अ ग्रीडी पर्सन, कि आउट ऑफ सेल्फिशनेस जो है एक खुदगर्जी की वजह से जो है वो उसको हेल्प आउट करना चाह रहा है, उसकी सपोर्ट करना चाह रहा है, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि शी इज द वाइफ ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त की बीवी है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ये जो एक मुरव्वत का जो पर्दा है उसको वो चाक करे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट वी कुड से दैट रोजन इज इन लव विद ईवा से उस मोहब्बत के उस जज्बात रखता है, सेंटिमेंट्स हैं। अब एक बात और देखिए एंड पे कि इंसान जो है ना हमदर्दी के लिए इतना अपने आप को लेट डाउन नहीं कर सकता है जितना कि रोजन ने किया है। ठीक है, एक जज्बात होते हैं, किसी के साथ हमदर्दी के सिंपैथी फील करता है, बड़ा ही किसी के दुख को बंदा अपना लेता है, अपना दुख समझता है, लेकिन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कोई बंदा इस हद तक जो है अपने आप को लेट डाउन नहीं कर सकता। फिर एट द एंड ऑफ स्टोरी देखेंगे, जब स्टोरी ये वाइंड अप होती है तो ईवा जो है वो जब उसके पास जाती है, जब उसका कुछ भी नहीं रहा और शी वॉज टोटली डिस्ट्रैक्ट टूट चुकी थी वो, जब उसके पास जाती है तो ही वॉज आउट ऑफ सेंसेस,
वो आउट ऑफ सेंसेस था, ही वॉज नॉट इन कॉन्शियस माइंड, वो पागल हो चुका था, ही बिकेम मैड। अब वो क्यों मैड हुआ था? क्या हमदर्दी की वजह से कोई ऐसे हो जाते हैं? नो। तो ये एक स्ट्रांग वैलिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी। आप इसको किसी और तरह से भी बयान कर सकते हैं कि नहीं जी उसकी लव नहीं है, सिंपैथी है, बट इन माय ओपिनियन कि रोजन लव्स, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत में ही पागल हो गया था, बट देयर वाज मेथड इन हिज मैडनेस। सेंटेंस लिख लेना, शेक्सपियर का है कि देयर वाज मेथड इन हिज, या देयर इज मेथड इन हिज मैडनेस। वो उसकी जिंदगी में इंट्रूड होना उसने चाहा, लेकिन ऐसे नहीं हो सका क्योंकि वो दुख की, गम की मारी थी। उसका इंसानियत से जो एतबार है, जो ट्रस्ट है ऑन ह्यूमन बीइंग, वो खत्म हो चुका था। तो ऐसे मैं, मेरे ओपिनियन में, ही लव्स ईवा टू सम एक्सटेंट विद रेफरेंस टू स्टोरी, विद द टेक्सचुअल रेफरेंस ऑफ द स्टोरी टेक पिटी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन बस ये ध्यान में रखना कि इस कंडीशन में ये दोनों जो स्टोरीज हैं, ब्रेकफास्ट और टेक पिटी, इनको आपने किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है? आपने ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका 1929, ये आपने याद रखना है, तो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड हो जाएगा। अगर इस बात को बीच में से निकालना तो पीछे स्टोरी बचती है। और देखें जितने हमने क्वेश्चन लिखे हैं, किसी में भी स्टोरी नहीं पूछी गई है, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक चैप्टर में आप सबसे पहले ये देखा करें, स्टोरी तो वैसे आप एक दफा देखेंगे तो स्टोरी आपको याद हो जाएगी, जहन में रहेगी हमेशा के लिए। बस ये देखें कि राइटर ने जो है ना, इसमें क्या कहना चाह रहा है राइटर, इसमें क्या मैसेज कन्वे हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। यस, व्हाट मोरल लेसन डज द स्टोरी कन्वे द हैप्पी प्रिंस? ऑस्कर वाइल्ड की जो स्टोरी है हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस कहां पे रहता है? ही लिव्स इन द पैलेस सैनसोसी। सैनसोसी पैलेस में रह रहा है। सैनसोसी फ्रेंच वर्ड है जिसके क्या मीनिंग है? विदाउट ग्रीफ, विदाउट सारो। एक ऐसे पैलेस में रहता है ये जो प्रिंस है, शहजादा है, जहां पे दुख हो, गम, परेशानी का गुजर तक नहीं है। यानी कि he is unaware, he is ignorant, यानी that prince is ignorant of the grief, sorrow, hardships, tough time, needs of poor people। जो गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरतें, उनकी परेशानियां, उनके दुख, उनके गम, उससे वो कोसों दूर है, बहुत दूर है, उसे इल्म तक नहीं है, यानी वो लाइल्म है। तो इसका मोरल लेसन भी हमने देखना है। इस स्टोरी में हुआ क्या? स्टोरी आप आई थिंक खुद देख लेना, बहुत आसान है कि इसवाला जो है वो वहां पे स्टे करता है। तो एक शहजादा होता है, जब वो जिंदा था तो उसको, वो जिस महल में रहता था वहां पे बड़ी ही वो लग्जरियस लाइफ गुजार रहा था। ही वॉज वेरी प्लेजेंट इन दैट लाइफ, इन दैट पैलेस। बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका एक स्टैचू बना के, एक मुजस्मा बना के, शहर की सबसे जो खूबसूरत जगह, इन द सेंटर, इन द हब ऑफ द सिटी, जो है सेंटर ऑफ द सिटी, उसका मुजस्मा बना दिया जाता है। और अब जो है ही इज ऑन द हाई स्टेडल, अब वो हाइट पे है और अब वो लोगों के दुख और गम जो है वो देख सकता है। जिस तरह उसने एक मैच सेल करने वाली, माचिस सेल करने वाली लड़की को देखा कि वो कितने गम में है, इस तरह एक उसने सीमस्ट्रेस, एक टेलर को देखा कि उसका बच्चा बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है। एक राइटर को देखना जो ड्रामा प्ले लिख रहा है लेकिन उसके पास जो है वो लैंप नहीं है। इस तरह और भी दो लोगों के दुख और गम जो है अब उस पर आश्कार हो रहे थे। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब जो है वो, ये लाइन याद रखना, बट इट वॉज टू लेट। यानी कि वो एक कहावत थी ना, एक प्रोवर्ब था कि इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब तो वो उसकी जिंदगी, अब तो वो उनको हेल्प आउट नहीं कर सकता था। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड ने जो है इसको एज ए फेबल यूज किया। फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें राइटर कोई ना कोई मॉरल लेसन कन्वे करता है, बर्ड्स का इस्तेमाल करता है, कोई एनिमल जो है वो उसको सिंबलाइज कर रहे होते हैं। अब देखें स्टैचू कैसे जो है वो मदद कर सकता है। तो ये एक सिंबल है कि अब तो टाइम जो है वो गुजर गया। जैसा कि एक मोटी सी एग्जांपल ले लें तो हम लोग जो है जब जवान हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात भी है, मौत भी है, मरना भी है, हम कैसे कैसे लोगों के साथ डील करते हैं।
लेकिन जब ओल्ड एज, आखिरी एज आ जाती है, तो हाथ में तस्बीह होती है, मस्जिद होती है, बावुज़ू रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो पहले वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि नाउ इट्स टू लेट, अब टाइम गुजर चुका था, अब उसे ख्याल आया, अब उसे लोगों के दुख और गम याद आए, और उसने अपने आंखों के जो स्फेयर्स हैं और इसके अलावा जो पल्स उसकी आंखों में है, उसके जिस्म पे जो लगे हुए हैं मोती हैं, ज्यूल्स है, वो उस स्वेलो को कहता है कि आप एक एक करके, इवन अपनी आंखों को भी सेक्रीफाइस करता है, वो बांट देता है उन गरीबों में। तो मोरल लेसन इसका ये है कि हमारे जो प्रेजेंट रूलर्स हैं, जो हमारे डिक्टेटर्स हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो गवर्नमेंट आइकन्स हैं, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, वो जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं, उनकी स्टिंट पूरी हो जाती है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो फिर उनको लोगों के दुख और गम याद आते हैं, और नेक्स्ट जो फिर से वो गवर्नमेंट में आने के लिए लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये भी स्टोरी इसी तरह है कि जो रूलर्स हैं वो किस तरह इग्नोरेंट हैं अब तो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एंड ग्रीव्स ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन लोगों के उससे किस तरह। कोई इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस ये मोरल लेसन इसका एक है कि ये स्टोरी किसको रिप्रेजेंट करती है। इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूलर्स, के रूलर्स जो है वो कैसे लोगों के साथ डील करते हैं अपनी लाइफ में, और जब उनकी स्टिंट पूरी होती है तो फिर उनका क्या कंडीशन होती है। ये सिंपल सी स्टोरी है, इसमें से क्वेश्चन आता रहता है, तो मोरल लेसन आपने जरूर ज़हन में रखना है इसका कि वी शुड नॉट डू सो, द रूलर्स शुड नॉट डू सो, हुक्मरानों को जो है वो ऐसे रूलो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मेक द हैप्पी प्रिंस वीप इन द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस में क्या चीज उसको जो है रोने पे मजबूर करती है। He weeps bitterly out of grief, sorrow, लोगों के दुख और गम की वजह से जो है ना, ये एक चीज है जिसकी वजह से जो उसे रोना आ जाता है। बट इट्स टू लेट, अब बहुत टाइम गुजर चुका था। तो थोड़ा सा आप साथ स्टोरी को इसके रिलेट करेंगे कि व्हाट डिड मेक द हैप्पी प्रिंस वीक, कि हैप्पी प्रिंस लिव्स इन द पैलेस सैनसोसी, यानी कि विदाउट ग्रीफ ही वॉज लिविंग a pleasant life. He was unaware, he was ignorant of the condition, of the poor condition and weak condition of the people. But after his death, when he has been changed into a statue, and his statue has been fixed on a saddle, on a high position, and now he was looking to the griefs and sorrows of people, but it was too late. अब तो टाइम जो है वो गुजर चुका था, तो उसको लोगों की जो गम है, तो आप यहाँ पे वो 3 एग्जांपल बयान कर देंगी। ग्रीफ्स, फॉर एग्जांपल द ग्रीफ ऑफ द मैच गर्ल, शी वाज सेलिंग मैच बट हर मैच फेल इनटू ए गटर, उस एक गटर में उसकी मैचेस जो है वो गिर जाती हैं, वो जो डब्बियाँ बेच रही थी, और उससे डर था कि उसके घर वाले जो है उसे मारेंगे। तो अब ये कंडीशन एक उसने देखी। एक और जो सीमस्ट्रेस, ही सीज अ सीमस्ट्रेस, अ टेलर, एंड हर चाइल्ड वाज वीपिंग आउट ऑफ सिकनेस, बीमारी की वजह से उसका बच्चा बिलबिला रहा था, बट शी डजंट हैव मनी टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर चाइल्ड, तो इसे उस पर दुख हुआ। ये भी आप इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद देखें कि देयर वाज अ प्ले राइट, अ राइटर हु वाज गोइंग टू कंप्लीट हिज प्ले, बट ही डजंट हैव हीट एंड लैम्प, he was shivering in coldness, and this thing impressed हैप्पी प्रिंस। इस तरह इस क्वेश्चन को आप डेवलप करेंगे, आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे, लेकिन इट शुड बी रेलिवेंट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी द मेयर कॉल्स हैप्पी प्रिंस लिटिल बेटर देन अ बेगर, कि स्टोरी के एंड पे जो है क्या होता है कि जो सिटी का मेयर है और उसका जो काउंसलर है वो विजिट करते हैं सिटी को, एंड द लुक, और मेयर जो है वो देखता है टुवर्ड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, के स्टैचू को देखता है, और उसकी हालत बड़ी अगली होती है, बड़ी ख़राब होती है। तो वो वहाँ पे कहता है कि इट्स लुकिंग लाइक ए बेगर, आप तो ये बहुत बदसूरत अगली नज़र आ रहा है, इसमें कि इसकी ग्रेस ख़त्म हो गई है। तो लिटिल बेटर देन ए बेगर, अब ये बेगर की तरह नज़र आ रहा है। देखिए जब वो जिंदा होता है इंसान तो कैसा होता है, और फिर जो है जब आखिरी टाइम आ जाए, बुरा वक्त आए, तो फिर लोग उसको किस तरह, वही मेयर और वो थे जिन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट कराया,
वहाँ पे कि आप एक स्टैचू बनाए, उन्हीं के ऑर्डर से ये सब कुछ हुआ था। अब वही उसको किस तरह लाइट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इट शुड बी फेल डाउन नाउ, इसको गिरा देना चाहिए। और वही उसको ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि अब जो है स्टैचू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और इसको उन्होंने कहाँ पे, दे सेंड इट टू द फाउंड्री, फाउंड्री में भेज दिया उसको। लेकिन यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस होता है वो कहता है कि मैंने तो इनके दुख को महसूस किया, एंड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड गॉड वुड रिवार्ड मी, अल्लाह ताला मुझे रिवार्ड करेगा, बट इट वाज टू लेट। हाउ ही कुड से सच वर्ड्स, वो ऐसे कैसे कह सकता है, इन हिज लाइफ ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, पब्लिक के लिए कुछ उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसको इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो बड़ी बुरी थी, उसकी हालत, he was looking very shabby and very ugly, that's why the mayor issued order to take the statue of the happy prince to the foundry and let it melt, और उसे पिघला देना चाहिए। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको आप इतना लेंथी करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज पूछी गई है आप वो लिखें, और स्पेशली इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर आंसर, आपके आंसर का जो पहला पैराग्राफ है कम से कम जो है वो आपका दो लिहाज से सही होना चाहिए। एक तो वो रेलिवेंट होना चाहिए, दूसरा उसका जो टेंस है वो टेंस स्विच नहीं होना चाहिए, उसमें कोई सर्कल नहीं लगना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस आपने ब्रिज करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हैप्पी प्रिंस सीज बेस्ट व्हेन ही हैज नो आईज, कि हैप्पी प्रिंस जो है बड़ी अच्छी तरह देखता है व्हेन ही हैज नो आईज, जब उसके पास जो है वो आंखें नहीं है तो उसे बड़ा अच्छी तरह जो है वो देखता है। इट मीन्स इट्स यूजलेस टू क्राई और स्पिल्ड मिल्क, कि अब तो वो देख तो नहीं सकता है लेकिन अब देखता है, यानी कि इंसान जो है वो वक्त गंवा बैठता है, और वक्त गंवाने के बाद उसे समझ आती है कि ओहो मैंने ऐसे करना था और मैंने ऐसे किया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो इतना आगे निकल चुका होता है कि ही कांट टर्न बैक, अब वो वापस नहीं आ सकता है। इसी तरह हैप्पी प्रिंस जो है, अब तो उसकी आंखें नहीं है, नाउ ही हैज इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू, अब तो वो लाइफलेस स्टैचू है, तो अब उसे अच्छी तरह नजर आ रहा है। बट ही डिडंट ओपन हिज आईज व्हेन ही वाज अलाइव, जब उसकी आंखें थीं, जब वो जिंदा था तो उसने आंखें खोलने की जहमत गवारा नहीं की, तो अब आंखें खोलने का क्या फायदा और बेहतर देखने का क्या फायदा। तो बिल्कुल ऐसे है जिस तरह हम कहते हैं ना कि कोई बंदा बदतमीज हो, तो जब वो बदतमीजी करता है लोगों के साथ, और कोई बंदा ये कहे कि नहीं कि दिल का बहुत अच्छा है, तो दिल को हमने क्या करना है, ये भी कोई इसी तरह की कंडीशन है। अब तो टाइम गुजर चुका, अब उसकी हमदर्दी का, सिंपैथी का किसी को क्या फायदा, तो अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकता है। ये तो एक लेसन देने के लिए, एक मोरल लेसन कन्वे करने के लिए, सोसाइटी को, लोगों को रिफॉर्म करने के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों दूसरों की भलाई का सोचना चाहिए व्हेन यू आर इन पावर। और बिल्कुल हमने पहले भी एक कोटेशन लिखा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जब वो पावर में था तो वो करप्ट था, अब वो पावर में नहीं है, लाइफलेस हो गया है, तो अब उससे गरीबों की हमदर्दी और गरीब और ये सारे लोग याद आ रहे हैं, बट इट्स टू लेट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक्चुअल तो ये 3 चैप्टर तो 3 मेन क्वेश्चंस हैं। आप इसी तरह इसको क्रिटिकली डील करना है, स्टोरी की तरफ बहुत कम जाना है। हमने जितने भी डिस्कस किए, हमारा जो एम्फसाइज था, हमने स्टोरी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया है, हमने एम्फसाइज किया किसको, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को। पेपर में स्टोरी कभी भी नहीं पूछी जाएगी, जहन से ये बात निकाल दें, इसी तरह क्रिटिकली आपने, और ये नहीं है कि आपने जो है वो पूरी स्टोरी, कोई भी क्वेश्चन आए, अब हैप्पी प्रिंस में से क्वेश्चन आया तो आपने कहा कि हाँ जी अच्छा जी इसमें से आ गई, ये तो मुझे आती है। नो माय डियर, ये आपको आती है, लेकिन आपने इसको ज़रा एक्सरे करना है, इसका पोस्टमार्टम करके लिखना है। जो चीज़ पूछी गई है आपने वही लिखनी है, साफ साफ करके लिखना है, कटिंग नहीं करनी है। क्रिटिकली एनालिसिस आपने करना है, टेक्निकली हैंडल करना है पेपर को। बाकी आसान आसान स्टोरीज हैं, आप अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग माय ऑल लेक्चर्स, यू मे कमेंट, आप कमेंट करें। पहले भी किसी ने कमेंट किया था तो मैंने ये लेक्चर सीरीज जो है वो शुरू की है। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।